कि इपिस्क्लेराइटिस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इपिस्क्लेराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द सबकंजक्टिवल टिश्यू एंड इपिस्क्लेरल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड इपिस्क्लेराइटिस। तो डेफिनेशन में क्या जाना कि इन्फ्लामेशन ऑफ द सबकंजक्टिवल टिश्यू एंड इपिस्क्लेरल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड इपिस्क्लेराइटिस। तो ये हमारी बात हुई डेफिनेशन की इपिस्क्लेराइटिस की। आप बात करते हैं एपिडेमोलॉजी की। एपिडेमोलॉजी है क्या? तो एपिडेमोलॉजी की बात करें तो एपिडेमोलॉजी में सबसे पहले आता है आपका एज, कि किस एज में या किस किस एज में हमको इपिस्क्लेराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो इपिस्क्लेराइटिस है उसका एपिडेमोलॉजी में क्या होगा, एज सीन इन यंगर अडल्ट एज, सीन इन यंगर अडल्ट एज। तो इसमें जो एज होगी वो एज क्या है, यंगर अडल्ट। अडल्ट, यंगर अडल्ट एज में ये होगा। दूसरा है सेक्स, दूसरा क्या है आपका सेक्स, सेक्स। तो पहला आपका एज हो गया, दूसरा आपका सेक्स हो गया। किस सेक्स में क्या हो सकता है, तो ये वुमेन्स में होता है मेनली। तो ट्विंस कॉमन इन फीमेल, इसमें क्या है फीमेल में या वुमेन्स में, या आपका फीमेल्स हो गया। तो ट्विंस कॉमन फीमेल मतलब महिलाओं में मुख्यतः 2 बार होता है। आपका पहला एज में क्या था कि एडल्ट एंड यंग एज, दूसरा सेक्स। तो इसमें क्या है, सेक्स में आपका कॉमनली इन फीमेल्स, मोस्ट ऑफ फीमेल में पाया जाता है। तीसरा आपका सबसे अच्छा क्या है, फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड अ बोथ आई, फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड अ बोथ आई। इसमें क्या है, बार बार ये दोनों आंखों को में होता है। तो अफेक्टेड इन बोथ आई, अफेक्टेड इन बोथ आई, बोथ आई। तो ये आपका अफेक्ट करता है बोथ आई। तो ये आपका जो है एपियोडर्मोलॉजी है। अब बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की, कि हमारा ईटियोलॉजी क्या कहता है, इपिस्क्लेरा क्या, कि ईटियोलॉजी है क्या इपिस्क्लेरा की। तो सबसे पहला ईटियोलॉजी आपका जो आता है वो है किसका, ईटियोलॉजी। यहाँ पे अपन ईटियोलॉजी देखें, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में सबसे पहला आइडियोपैथिक सबसे पहला और मेन जो इपिस्क्लेराइटिस के कॉज में है, तो क्या है आइडियोपैथिक। पहला क्या है आइडियोपैथिक, ये क्या है आपका आइडियोपैथिक, सॉरी पैथिक है ना, आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, अननोन, जो बिना किसी भी रीजन के, उसका कोई रीजन नहीं है, कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा कारण है उसका, उसके अकॉर्डिंग जब हमको इपिस्क्लेराइटिस की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक या इडियोपैथिक। ठीक है, तो इसको जो उच्चारण है उसका वो आइडियोपैथी बोलते हैं। तो इसके कारण हमको इपिस्क्लेराइटिस के केस मिलते हैं। ये जो इपिस्क्लेराइटिस के आइडियोपैथिक केस है वो कितने % मिल सकता है, 90%। पूरे इंडिया में हमको 90% जो केसेस हैं वो आइडियोपैथिक के कारण देखने को मिलता है। जो दूसरा है आपका सिस्टमैटिक, दूसरा क्या है सिस्टमैटिक डिसीज के कारण ही, डिसीज सिस्टमैटिक डिसीज
इसके कारण भी हमको ईपी स्क्लेराइटिस हो सकता है। अब सिस्टमैटिक डिसीज में क्या क्या हो सकता है, तो आल्सो विथ गोट्स। तो अब आपके दिमाग में ये है कि गोट्स क्या है सर, है क्या? तो ये जो हमारे शरीर में बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, तो उन हड्डियों का जब खराब होना शुरू हो जाता है या हड्डियां खराब होने लगती हैं, उसमें पेन होता है, उस दौरान उसको हम बोलते हैं गोट्स। क्या बोलते हैं? गोट्स। इसकी जो गोट्स की स्पेलिंग है GOUT, गोट अलग है, GOAT होता है, वो गोट मीन्स बकरी होता है, पर ये क्या है? GOUT, गोट। इस गोट का मतलब होता है कि जब बोन्स हमारी खराब होने लगती है और उसमें पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वो क्या है? गोट। तो ये आपका सिस्टमिक डिसीज में आ गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है? दूसरा क्या है? रोसेकिया। दूसरा क्या है आपका? रोसेकिया। इसकी स्पेलिंग रोसेकिया, ये है आपकी स्पेलिंग रोसेकिया। ये आपका रोसेकिया है स्किन डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? स्किन डिसऑर्डर, रोसेकिया। पहला आपका गोट्स, दूसरा आपका रिसेकिया, ये आपका हो गया। तीसरा जो सिस्टमैटिक डिसीज में है वो क्या है आपका? पोरिएसिस। तीसरा क्या है? तीसरा आपका सोरियोसिस। ये है आपका सोरियोसिस, इसमें पी साइलेंट है, तो सोरियोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय सोरियोसिस? तो सोरियोसिस है क्या? ये भी एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है। क्या है ये? स्किन डिसऑर्डर। रोसेसिया भी है स्किन डिसऑर्डर, सोरिएसिस भी है स्किन डिसऑर्डर। दोनों में डिफरेंट क्या है? तो जो आपका सोरिएसिस है उसमें डिफरेंट ये होता है कि इसमें हमारे जो फेस होता है, तो इसमें दाने दाने से या चिकत्ते टाइप में पड़ जाते हैं और उन दानों में पस युक्त होता है या पस भी निकलता है, तो वहां पे क्या होता है? ये सोरियोसिस होता है। और जिसमें पस नहीं रहता, पस रहित रहता है, उसको बोलते हैं रोसिएसिया, है ना? तो इन दोनों में ये अंतर है, सिर्फ ये। तीसरा है आपका सीटी टिश्यू डिसऑर्डर। सीटी टिश्यू डिसऑर्डर का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है, तो सीटी टिश्यू डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर। तो ये है आपका सिम्टम्स डिसऑर्डर, गोट्स, रोसेसिया, सोरियोसिस और सीटी टिश्यू डिसऑर्डर। तो इनके कारण भी हमारा क्या होता है? सिस्टमैटिक डिसऑर्डर होते हैं। चौथा है हमारा इन्फेक्शंस, ईपी स्क्लेराइटिस। तीसरा क्या है? इन्फेक्शन। तीसरा है इन्फेक्शन, ईपी स्क्लेराइटिस। तो ये इसके कारण भी हमको ईपी स्क्लेराइटिस का ये क्या है? इटियोलॉजी, इसके कारण भी। अब इसके कारण कैसे हो सकता है? तो इसमें क्या है कि आप पढ़े हैं केराटाइटिस में HZV का मतलब है HZV का हर्पिस जोस्टर वायरस। तो हर्पिस जोस्टर वायरस के कारण भी आपका ईपी स्क्लेराइटिस होता है। दूसरा आपका सिफिलिस के कारण भी होता है, ये भी एक प्रकार का वायरस ही है। ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो सकता है ईपी स्क्लेराइटिस। तो और लिम्ब डिसीज, LYME,
लिम्ब डिजीज या लिम्ब डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। लिम्ब डिसऑर्डर क्या है? ये मान लीजिए आपकी आईज और ये आपका लिम्बस एरिया, कॉर्निया, लिम्बस एरिया। तो इस आई में जब ये लिम्बस एरिया में रेडनेस और दाने रेडनेस या पड़ने लगती है तो वहां पे क्या होता है? लिम्ब डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, है ना। तो ये है आपका सिस्टमैटिक डिसऑर्डर और इन्फेक्शन इपिस्क्लेराइटिस। इनके कारण भी आपको इपिस्क्लेराइटिस देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी क्या है? हमारे जो इपिस्क्लेराइटिस में है तो वो पैथोलॉजी क्या है? तो इसका जो पैथोलॉजी है उसमें सबसे अच्छा क्या है? ग्रेनुलोमैटस इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। ये जो पैथोलॉजी कंडीशन में इपिस्क्लेराइटिस को देखा गया है वो किस के कारण देखा गया है? ग्रेनुलोमैटस इन्फेक्शन के कारण ये इपिस्क्लेराइटिस होता है। कौन सा इन्फेक्शन? ग्रेनुलोमैटस इन्फेक्शन के कारण। तो ये है आपका पैथोलॉजी। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स क्या है? इपिस्क्लेराइटिस की टाइप्स। तो टाइप्स मेनली टू टाइप्स। इपिस्क्लेराइटिस मेनली टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक है सिंपल इपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है नोडुलर इपिस्क्लेराइटिस। तो पहला है आपका सिंपल, दूसरा है आपका कौन सा? नोडुलर। तो ये है आपका इपिस्क्लेराइटिस के टाइप की सिंपल इपिस्क्लेराइटिस और नोडुलर इपिस्क्लेराइटिस। सिंपल इपिस्क्लेराइटिस भी टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? जो ये सिंपल है ये भी आपका टू टाइप्स का। कौन सा? पहला है आपका सेक्टरम। पहला आपको कौन सा है? सेक्टरल। पहला है आपका सेक्टरल और दूसरा है डिफ्यूज। पहला आपका सेक्टरल, दूसरा आपका डिफ्यूज। सिंपल की बात कर रहे हैं। सिंपल भी आपका टू टाइप। पहला आपका जो टाइप्स है इपिस्क्लेराइटिस का वो टू टाइप्स है, सिंपल इपिस्क्लेराइटिस और नोडुलर इपिस्क्लेराइटिस। जो सिंपल इपिस्क्लेराइटिस है उसके भी टू टाइप्स हैं। पहला है सेक्टरल इपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है आपका डिफ्यूज इपिस्क्लेराइटिस। जो नोडुलर है ये सिर्फ एक ही टाइप्स का है। जो सिंपल इपिस्क्लेराइटिस है वो पूरे विश्व में इसके जो केसेस देखने को मिले हैं वो कितने % केसेस देखने को मिले हैं? 75% केसेस देखने को मिला है। किसके? इपिस्क्लेराइटिस के सिंपल इपिस्क्लेराइटिस के टाइप्स में पहला टाइप जो है सिंपल इपिस्क्लेराइटिस उसमें कितने % केसेस देखने को मिला है? 75%। अब ये जो 75% है इनमें से कुछ आपके रेक्टरल इपिस्क्लेराइटिस के केसेस हैं और कुछ आपके डिफ्यूज इपिस्क्लेराइटिस के केसेस देखने को मिला है। इसके बाद अब बात करते हैं अपन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स एंड साइन। ये बात कर रहे हैं आप इपिस्क्लेराइटिस के सिम्टम्स एंड साइन की। किसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, साइन क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला इसका जो सिम्टम्स है वो है रेडनेस। सबसे पहला है आपका रेडनेस, क्योंकि स्क्लेराइटिस है, वाइट पार्ट है, इसमें जब भी कोई इन्फेक्शन फैलेगा तो वहां पे रेडनेस आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका रेडनेस है तो मिल्ड पेन भी हो सकता है, माइल्ड पेन भी हो सकता है, या फिर पेनलेस भी हो सकता है। और पेनलेस या तो इसको माइल्ड पेन होगा या फिर पेनलेस होगा, ये भी कंडीशन हो सकती है।
इसके बाद क्या हो सकता है और लैक्राइमेशन, वाटरिंग जिसको बोलते हैं, तो लैक्राइमेशन इसमें वाटरिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, आंसू का बहना हो सकता है, तो ये भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद और क्या, तो इसका जो है विजन इफेक्ट हो सकता है, इफेक्टेड, तो विजन इफेक्ट भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, लालिमा छा सकती है, माइल्ड पेन हो सकता है या पेनलेस हो सकता है, लैक्राइमेशन हो सकता है, मीन्स वाटरिंग की प्रॉब्लम, मीन्स आंसू आना या पानी का बहना, विजन इफेक्ट, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लर विजन हो सकता है ना। ये आपका और एक है ऑकुलर डिस्कम्फर्ट। क्या है, ऑकुलर डिस्कम्फर्ट। ऑकुलर डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। ऑकुलर डिस्कम्फर्ट में आपका फॉरेन बॉडी हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकता है। ऑकुलर डिस्कम्फर्ट में फॉरेन बॉडी हो सकता है, ब्लरिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्लर, ये भी आपका हो सकता है। तो ये आपके साइन एंड सिम्टम्स में है, रेडनेस, माइल्ड पेन और पेनलेस, लैक्राइमेशन, विजन इफेक्ट, ऑकुलर डिस्कम्फर्ट में आपका फॉरेन बॉडी या इरिटेशन या ब्लर। तो ये आपका सिम्टम्स की बात है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, हम आप मोस्ट ऑफ केसेस देखते हैं कि, और फिर पूछते भी हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका हम कैसे मैनेज करेंगे, इस केस को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें जो अपन है वो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले माइल्ड के लिए, जैसे माइल्ड पेन है तो उसके लिए, या माइल्ड है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट। सबसे पहला है आपका लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का यूज करें, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का, आई ड्रॉप, ठीक है। तो ये आपका लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हो जाएगा। दूसरा आपका NSAIDs, नॉन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नॉन NSAIDs। तो ये है आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसका भी यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। दूसरा नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं। ये किसमें है, माइल्ड वाले केसेस। यदि केस आपका मॉडरेट है या सेवर है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको अपन टेस्ट कर देते हैं ना। यदि आपका केस मॉडरेट है या सेवर है, उस कंडीशन में क्या होगा, अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड दे सकते हैं, माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड दे सकते हैं। इसमें जैसे फ्लोरोमेथासोन दे सकते हैं। माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड में क्या दे सकते हैं, फ्लोरोमेथासिन, कैसे क्या कब QID में दे सकते हैं। फ्लोरोमेथासोन को QID से दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, इफ यूजुअलफुली में क्या दे सकते हैं, ओरल में NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। ओरल, मुंह से, ओरल का मतलब मुंह से,
क्या दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में क्या, इबोप्रोफेन 400 mg, इबोप्रोफेन क्या दे सकते हैं, इबोप्रोफेन में 400 mg 2 to 3 times क्या, आइबोप्रोफेन 400 mg दे सकते हैं नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में। ये आपका पेन किलर भी है ना, पेन किलर भी है, ठीक है। इसके बाद और क्या दे सकते हैं, एंटी स्टेरॉइड में इंडोमेथासिन दे सकते हैं, एंटी स्टेरॉइड में क्या दे सकते हैं, इंडोमेथासिन दे सकते हैं। ये क्या है, 25 mg आती है, कितना, 25 mg कितने टाइम, 3 टाइम्स दे सकते हैं, दिन में 3 बार दे सकते हैं इसको। तो ये हमारा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इपिस्क्लेराइटिस का। तो आज हमने पढ़ा डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या है, इंफ्लेमेशन ऑफ द इपिस्क्लेरल टिश्यू एंड सबकंजक्टिवल टिश्यू दैट इज कॉल्ड इपिस्क्लेराइटिस। फिर इसके बाद हमने एपिडर्मोलॉजी पढ़ा, फिर एटियोलॉजी पढ़ा कि कौन कौन से और किस किस कंडीशन में हो सकता है। फिर इसके बाद पैथोलॉजी, टाइप्स भी पढ़ा, टाइप्स में आपने 2 टाइप्स पढ़ा, सिंपल एंड नोडुल। सिंपल भी आपने 2 टाइप्स के पढ़े, सिंपल को भी, कि सिंपल में आपका कौन कौन सा टाइप्स हो सकता है, सिंपल में आपका कौन कौन सा टाइप्स, सेक्टोरल और दूसरा डिफ्यूज, ये 2 टाइप्स भी पढ़ लिए। और आपका नोडुलर एक ही टाइप्स का है। फिर साइन एंड सिम्टम्स को, कि आपका इसमें रेडनेस हो सकती है, माइल्ड पेन हो सकता है या पेनलेस हो सकता है, वाटरिंग प्रॉब्लम आ सकती है या लैक्राइमेशन बोल सकते हैं, आपका विजन इफेक्ट होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। इसके बाद ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में आपने पढ़ा, लुब्रिकेंट दे सकते हैं, आई ड्रॉप, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, फ्लोरोमेथासोन आप यूज कर सकते हैं 4 टाइम, आयराइड। तो ये है आपका, और पेन या एंटी इंफ्लेमेटरी पेन या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा। नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आप क्या, आइबोप्रोफेन यूज कर सकते हैं 400 mg। तो ये आप पढ़े हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। सो थैंक यू गाइस।